नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल इस चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि हरियाणा में चौटाला परिवार जो टूट गया था, क्या भारतीय जनता पार्टी उसे फिर एक मंच पे लेके आएगी? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिरसा में भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य, देश के गृह मंत्री और पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने रैली की और उस रैली में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, लेकिन उन्होंने इनेलो के लिए एक शब्द नहीं कहा। जेजेपी को मंच पर नहीं बुलाया, लेकिन उसी परिवार के, चौटाला परिवार के एक जो मंत्री भी हैं, बिजली मंत्री हैं, उनको बुलाया गया था। इसके अलावा भी जिस तरीके से माहौल है, तो जहां हुड्डा जाट वोट बैंक को साध रहे हैं, वैसी स्थिति में हुड्डा को कैसे चोट दी जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की के चाणक्य की यह एक और चाल है। क्या इस चाल से सब चित्त हो जाएंगे? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक पैनल है, आपका उससे तारुफ कराते हैं और उस पर चर्चा करते हैं कि क्या है असल में। तो शुरुआत जो है हम इसकी सतब्रत जी से ही करेंगे। सतब्रत जी, आपकी पार्टी चाणक्य जो है, और जिस तरीके से उसने एक समय में जिस तरह से खेल खेला और सारी चीजें, हालांकि उसमें कोई कहा नहीं जा सकता, अलग कर दिया चौटाला परिवार को, आज क्या एक करके अपने साथ खड़ा करने जा रहे हैं? जी, अपने आप को अनम्यूट कर लें और शुरू करें। जी देखिए अजय जी, जी मैं जी आपकी इस चर्चा में सहभागी सभी मेरे साथी प्रवक्ताओं को सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक नमस्कार करता हुआ दर्शकों के प्रति कुछ चर्चा का लाभ मिले इस हेतु आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं तैयार हूं। देखिए, भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय नक्षत्र पर काम करने वाली तीन विचारधाराएं दिखाई देती हैं। एक कम्युनिस्ट पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी और एक भारतीय जनता पार्टी। कम्युनिस्टों का कुछ रहा नहीं, केरल में और पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं यत्र तत्र दिखाई देते हैं। वो वैश्विक राजनीति के प्रभाव के कारण से भारत में ये लोग आए थे, लेकिन भारतीय जनमानस में और भारतीय जनमानस ने इनको देखा और परखा, इनको छोड़ दिया। कांग्रेस की भी रही हाल चाल यही है कि कांग्रेस की जो स्थापना थी भारतीय मूल्यों की रक्षा, परंपरा और उसके संवर्धन के लिए नहीं थी। वो भी तात्कालिक अंग्रेजों ने इस देश के ऊपर शासन सत्ता कैसे बढ़ाई जाए और लंबे समय तक अपने विचार के लोगों को सत्ता के केंद्र में कैसे रखा जाए, ये उसका हेतु था और उसीलिए उसकी स्थापना हुई थी। अब तीसरे प्रकार का भारतीय जनता पार्टी और छोटे राज्यों में तत्कालीन अपनी अपनी आवश्यकताओं, कांग्रेस के विरोध के कारण से या उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को, समाज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनेक राजनीतिक संगठन इस देश में बने चल रहे हैं और समाप्त भी हो गए। और उसी परंपरा में चौधरी देवीलाल जी एक ऐसे हस्ताक्षर थे जिन्होंने भारतीय जनमानस को बेहतरीन ढंग से समझा और उसको प्रभावित किया। हरियाणा से उनकी शुरुआत हुई, देश भर में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। तो जहां तक मेरा मानना है कि इनेलो जेजेपी का अपना आंतरिक मामला वो कैसे सुलझेगा कि नहीं सुलझेगा, तमिलनाडु की तरह वो दो चार फाड़ होते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, वो तो उनका विषय। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी होने के कारण से राजनीतिक विचारधाराओं को साथ लेकर चलने के लिए उनसे समझौता, उनसे बातचीत, ये एक परंपरा, स्वच्छ परंपरा, ये सभी लोग करते हैं और हो भी रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के द्वारा इस देश के अंदर अब तक के जो राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए जिस प्रकार से अनाचार व्यवहार के आधार पर देश की राजनीति को तोड़ा मरोड़ा, अपने अनुकूल परिस्थितियों को ढालने के लिए कितने लोगों को जेल की सलाखों में, कितनों को नस्तानाबूद करने का प्रयास सफलता पूर्वक किया, वो देश और दुनिया के सामने है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने जो कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा में पलने फूलने वाले लोग, उनका टारगेट है कि उनको भारतीय राजनीति से दूर किया जाए। बाकी बड़ी अच्छी बात। सतब्रत जी, दोबारा आता हूं।
सबसे एक एक राउंड कमेंट ले लूं। इसी पे मैं आता हूं कि जिस तरह से शास्त्री जी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी तोड़ने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी सबको जोड़कर जो प्रधानमंत्री कहते हैं उस तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उस नीति पे चल रही है, इसलिए वो जोड़ने की बात करती है। मैं इसी पे आता हूं विजयन जी, आपकी पार्टी जो है क्या भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने जा रही है? क्योंकि पहले तो आप सहयोगी रह चुके हैं जी। अजय जी, हाँ, पहले देखो समय परिवर्तनशील होता है और समय के हालात के अनुसार, समय के अनुसार फैसले लेने पड़ जाया करते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से 10 साल के शासन में हरियाणा प्रदेश के निवासियों को इन्होंने जनविरोधी नीतियां देने का काम किया, ऐसे ऐसे फैसले हरियाणा प्रदेश में लागू करने का काम किया, यदि उनको सबको मैं गिनाने लग जाऊंगा तो सारा टाइम 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे उसके लिए। सारी की सारी जनविरोधी नीतियां, चाहे वो ई टेंडरिंग की है, चाहे ई ट्रेडिंग की है, चाहे बेरोजगारी की बात है, चाहे भ्रष्टाचार की बात है, ऐसे ऐसे कार्य कर रखे हैं। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चाहती है कि किसी भी प्रकार से हरियाणा प्रदेश से इस सरकार को चलता किया जाए। ये तो शामिल होने की बात है। हम तो इनको ऐसे तो अब तक का, एक सेकेंड, अब तक का इतिहास है, आप बगैर उनकी मदद के तो कुछ कर नहीं पाए हैं। देखिए, ये 1999 या आप लगाओ 2000 वाली जो बात है, उस टाइम हालात अलग थे। उस टाइम इनके हाथ में चाबी नहीं थी, ये बंदर के हाथ में चाबी आ गई है, नुकसान ही नुकसान कर रहे हैं। ये जो है सत्ता नहीं है, ये तो नुकसान, जो कहते हैं बंदर के हाथ में तलवार दोगे तो पता नहीं किसको मार देगा, ये वो वाली कहावत हो गई। जनता को नहीं पता था कि ये सरकार इस प्रकार से सरपंचों को सड़कों पर ला करके पीटने का काम करेगी। जनता को नहीं पता था किसानों को सड़कों पर ला करके लाठ बरसाने का काम करेगी। कर्मचारियों को नहीं पता था पंचकला बुला करके तुम्हारे इनको जो ना लठ मारे जाएंगे। ये सारी घटनाएं हरियाणा प्रदेश के युवाओं को चलिए तो उनकी तलवार से, विजन जी आता हूं दोबारा, उनकी तलवार से आप इतना वो भयभीत है कि आप अब साथ आने को तैयार नहीं है। चलिए, बिल्कुल नहीं, 1 से लाख बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमारे नेता बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं, ए 5 सेकंड और बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं कि इस सरकार को भगाने के लिए हमें जो भी फैसला लेना पड़े हम ले सकते हैं। बस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हरियाणा प्रदेश को छुटकारा दिलाना हमारा उद्देश्य। चलिए भतीजे से बात कर लेते हैं। तो भतीजे की पार्टी बड़ी तेजी से उभरी और बड़ी मजबूत स्थिति में पहली बार में ही 10 एमएलए लेके आ गई और बहुत सारी चीजें मजबूत हैं, जमीन भी मजबूत हुई। उधर चाचा की जमीन कमजोर हो गई, चाचा एक अकेले आ पाए, यह स्थिति हुई। अब यदि आप 10 और 1 कहते हैं, 1 11 हो जाता है, तो 11 वाली स्थिति बनती है और 11 बनते हैं तो भाजपा के साथ भी आपका अच्छा मेल है, तो क्यों नहीं दोस्ती कर लेते हैं भाई जी? भाग जी। देखिए अजय जी, हम तो पूरे प्रदेश के अंदर संगठनात्मक रूप से काम कर ही रहे थे। ये पूरे देश और प्रदेश और पूरी दुनिया ने देखा कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ, माननीय दुष्यंत चौटाला जी के साथ, माननीय दिग्विजय सिंह चौटाला जी के साथ इन लोगों ने किन स्थितियों में क्या किया। पार्टी वहीं छोड़कर आए, झंडा वहीं छोड़कर आए। आप पूरी तरह मीडिया में देख सकते हैं, किसी चीज के ऊपर भी क्लेम नहीं किया कि आज हम जो आपके पास है आपने पार्टी से निकल दिया, हम अपनी शुरुआत से तैयारी करेंगे। और इसी प्रकार से आकर जननायक जनता पार्टी का गठन किया, लोगों के बीच में गए और लोगों के एक बात कहा कि ताऊ देवीलाल जी की विरासत जनता तय करेगी कि वो विरासत किसके साथ जाती। इंडियन नेशनल लोकदल भी मैदान में थी, जननायक जनता पार्टी भी मैदान में थी। लगभग 17% वोट प्रदेश की जनता ने दिए, 10 सीटें हमें दी और इंडियन नेशनल लोकदल 1.5 से 2% वोट के अंदर सिमट गई, सिर्फ 1 सीट पर आ गई। ये 11 वाला सवाल वाला तो कहीं कोई गिनती नहीं है, ये असंभव है। और कहीं कहते हैं ना, जिस प्रकार विजेंद्र जी ने अभी बात कही तो जी, कुछ हो सकता है। एक सवाल ले लीजिए, जब अमित शाह जी ने रैली करी सिरसा में, तो रैली में आपको नहीं बुलाया, इनेलो पर हमला नहीं किया और आपके एक
परिवार के दूसरे सदस्य को मंच पे भी बुला लिया। ये क्या संदेश देता है? मैं बता, वो संगठनात्मक संगठन की रैली थी, वो भारतीय जनता पार्टी की रैली थी, उसमें जननायक जनता, सुनिए मुझे कंप्लीट करनी थी। नहीं, मैं माननीय रंजीत सिंह जी, आप बोलिए। हाँ, सर हाँ, रणजीत सिंह जी का, जिनका आप कहते हैं माननीय मंत्री जी को बुलाया गया, वो इंडिपेंडेंस विधायक है और सरकार को उन्होंने समर्थन दे रखा है, सरसा में होने के नाते उन्हें बुलाया। जननायक जनता पार्टी ने भी प्रदेश में कई जगह रैलियां की, वहां पे भारतीय जनता पार्टी को हमने कहां बुलाया है। ये संगठन की जो रैली होती है, इसमें संगठन का अहम रोल होता है और उसको संगठनात्मक रूप से ही तय किया जाता है। सर, ये सरकार के, सुन लीजिए, ये सरकार के 9 साल की उपलब्धियां बताने का सरकारी कार्यक्रम था। देखिए, ये संगठनात्मक कार्यक्रम था, ना तो किसी रोड का शिलान्यास, ना कोई बड़ी योजना को देने का काम। इस प्रकार के, जिस प्रकार आज माननीय नितिन गडकरी जी आज सोनीपत में है, शायद वहां पर उन्होंने कार्यक्रम किया, तो उसमें हमारे प्रदेश को जो घोषणाएं थी सड़कों के बारे में थी, तो उसमें माननीय उप मुख्यमंत्री जी सरकार का हिस्सा होने के नाते वहां थे। लेकिन जब कोई दल अपनी रैली करता है, अब जजपा ने भी कई रैलियां की हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कोई साथी नहीं है, क्या हम अलायंस में नहीं है? हम इकट्ठे हैं संगठनात्मक रूप से अपनी अपनी, क्योंकि वहां पे जो भी बल दिया गया वो संगठन के ऊपर दिया गया। हम अपना संगठन चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन चला रही है। 5 आप साल अपना के लिए संगठन चला रहे हैं, वो अपना चला रहे हैं, और इसको लेके दोबारा आता हूं आपके पास। मैं केवल जी, आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि साहब जेजेपी जबरदस्ती जुड़ी हुई है, इनेलो भी यही बात कह देती है, तो आप दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं। और भाजपा कहती कोई जबरदस्ती नहीं है, वो तो ठीक है, जुड़ने के लिए लेन देन होता है, जो भी कुछ होता है। यही बात जजपा कहती है कि हमने तो हरियाणा के हित के लिए जोड़ किया है, यही बात भाजपा कहती। तो आप कहां पे टिकते हैं जी? केवल जी, देखिए अजय जी, आप सबको मालूम है और हरियाणा के लोगों को भी मालूम है कि ये जो अलायंस हुआ था, ये जेजेपी जिस समय चुनाव लड़ रही थी तो ये कह रही थी कि बीजेपी को यमुना पार पहुंचाएंगे। अब उसके बाद पोस्ट पोल इन्होंने, जिस समय अब भाजपा को पूरी सीट हरियाणा के अंदर नहीं मिली, सर ये पुरानी बात हो गई, पुरानी बात हो गई, अब की बात कीजिए। मैं अभी की बात इसीलिए आता हूं क्योंकि पहले पूरी बात दर्शकों को मालूम हो जानी चाहिए कि इनको पूरी सीट नहीं मिली थी, 40 सीटें थी भाजपा की, इनको पूरा मैंडेट नहीं मिला था। इस मैंडेट को देने के लिए जजपा जो है अलायंस के लिए इनकी गोदी में जा बैठी। अभी अब जो है, जो सरकार इस समय चल रही है, वो लूट और सूट की सरकार है। इन्होंने पूरे 4 साल के अंदर, तो सर चार्जशीट जारी कर दीजिए, सर चार्जशीट जारी कर दीजिए। आज वो घोटालों की सरकार है, इसी वजह से वो चिपके हुए हैं, क्योंकि उनको अभी और 1 साल के अंदर और घोटाले करने हैं, इस वजह से चिपके हुए हैं ना। आपको जो मुद्दा है, जब तक दर्शकों को पूरी बात नहीं पता लगेगी, आएगा नहीं सामने। अब जो चिपके हुए हैं वो इसलिए क्योंकि इनको अपने जो है लूट खसूट जारी रखनी है अभी 1 साल और जितने घोटाले इस सरकार ने बीजेपी के साथ मिलकर किए हैं, वो लोगों तक जो है लगातार सारी चीज में पहुंच रहा है। कितनी एसआईटीज बनी है और उस एसआईटी का कोई जवाब अभी तक नहीं आया, क्योंकि उसमें घपले घोटाले होते रहे, अभी भी हो रहे हैं, 1 साल और होते रहेंगे। लेकिन जहां तक लोग हैं वो इनसे उब चुके हैं। केवल जी मैं कह रहा हूं, यदि इन्होंने घपले घोटाले किए, आप पीआईएल पे चले जाइए, आप इनको घेर लीजिए, कानूनन घेर लीजिए। पीआईएल तो ऑलरेडी कितने ही मामले कोर्ट के अंदर हैं। जब तक सरकार में, सत्ता में लोग रहते हैं, तब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। कोर्ट एक्शन लेता है, डेट पड़ जाती है, आगे डेट पे डेट चल रही है। लेकिन जिस समय अगला टाइम आएगा तब इनकी बारी आ जाएगी। वो सारी सर वो यदि कहीं एक हो गए और भाजपा के साथ चले गए तो आप अभी 20 साल और नहीं आएंगे। नहीं, आप इसकी चिंता ना करें, हमारी चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं। हम हिमाचल में आ चुके, कर्नाटक में आ चुके, और बाकी अभी हरियाणा की बारी है। आप ये 2.5 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे, ये मैं बता रहा हूं अभी आपको। लेकिन जहां तक मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इस 9 साल की बीजेपी सरकार ने, आप देखिए, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको पीटा नहीं इन्होंने। आप चाहे बिजनेसमैन ले लीजिए, चाहे किसान ले लीजिए, कर्मचारी ले लीजिए, सरपंच ले लीजिए, आंगनवाड़ी ले लीजिए, किसान, रोडवेज कर्मचारी ले लें, ओपीएस के जो मांग कर रहे हैं लोग वो ले लीजिए, सभी को तो पीटा है इन्होंने, किसको छोड़ा है? और आएंगे कैसे? उन्हीं जिन लोगों ने इनको वोट दी
उन लोगों की पिटाई कर रहे हैं, और उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि हम जो है सरकार के अंदर दोबारा से आएंगे। ये तो हास्यास्पद बात हो गई ना। अब जब जनता के पास जाएंगे, देखिए पहले तो 9 साल जनता के पास नहीं गए, 9 साल के बाद अब जनता के पास जा रहे हैं जिस समय, तो लोग इनको जवाब भी दे रहे हैं। अभी वहां पे जब अमित शाह जी वहां पे पहुंचे तो इनको सारे आदमियों को बाहर चेकिंग क्यों करने दी गई? चेकिंग क्यों कर रहे थे उनकी? क्योंकि कोई भी आदमी तो सुरक्षा के लिए करनी होती है। सुनिए, काले झंडे ना दिखाए, वो बाहर रह गए वो लोग। और वहां पे जो सोशल मीडिया पे जितने लोग उनके बाहर के लोगों को चेकिंग की आदत नहीं रही थी अभी। चलिए केवल जी दोबारा आता हूं, एक बयान राकेश जी का भी ले लूं। राकेश जी, केवल जी कह रहे हैं कि जिनको पीट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो क्या वोट देंगे भाजपा को? लेकिन भाजपा तो जीतती जा रही है उसके बाद भी। जी देखिए अगर अजय भाई, सबसे पहली बात कि अभी पहले जो डिबेट थी कि जोड़ने की आप बात कर रही थी कि अन्य दलों को भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जोड़ सकती है, ये नौबत क्यों आई? हरियाणा अगर इंडियन नेशनल लोकदल को साथ लेना या अन्य दलों को और साथ लेना, क्योंकि जब से हमारी जींद में रैली हुई है, अरविंद केजरीवाल जी की रैली हुई है, तब से जितने भी पार्टियां हरियाणा में सब बौखला गए और डर गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से 42 और 43 डिग्री टेम्परेचर में वहां जींद में जो अरविंद केजरीवाल जी को देखने के लिए लोग आए, उनको सुनने के लिए लोग आए, 40-50 हजार लोग वहां पे आए, उसको देख के सब लोग डर चुके हैं कि आने वाले समय में हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए आज जींद में आज सिरसा में जो रैली गृह मंत्री जी की हुई, वो रैली पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। आप देखें उसमें 5 से 6 हजार लोग थे, जिनमें 4 हजार लोग पुलिस वाले थे। तो पूरा हरियाणा दिखा रहा, पूरे टीवी में और सब में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का तो हरियाणा में पूरी तरीके से भविष्य है, पूरा अंधकार में है। और अगर आप बात देखें कि आम आदमी पार्टी से ये लोग इतना घबरा गए, 150 कार्यकर्ता, हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि किसी रैली में किसी जिले के कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया। और इन्हें इस बात से बौखलाहट है कि क्योंकि सारी पार्टियों के किए गए भाई, जिनसे उपद्रव की आशंका थी उनको किया गया। सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हरियाणा में सिरसा में अगर नजरबंद किए गए तो आम आदमी पार्टी के 150 लोगों को नजरबंद किया गया, क्योंकि इन्हें पता है कि हरियाणा में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, इन्होंने 25 साल कांग्रेस ने राज किया, 10 साल अभी लोगों ने राज किया, हरियाणा को बर्बादी की तरफ धकेला, ना नौकरियां दी, ना रोजगार दिए, ना शिक्षा दे पाए, ना सड़कें दे पाए। सर आंकड़े देख लीजिए, आंकड़े तो समर्थन करते हैं कि दोनों ने नौकरियां खूब दी है। राकेश जी आंकड़े तो आज 25 लाख युवा हरियाणा में बेरोजगार है। और चलिए पुरानी बात हो गई। लोगों को आज बहकाया जा मैं सद्दत जी के पास जाता हूँ, तो भारतीय जनता आपके सवाल लेके मैं सद्दत जी के पास जाता हूँ। बेरोजगारी आंकड़ा है वो कम हुआ है, ना कि ज्यादा हुआ है। चलिए राकेश जी आप सबके आंकड़े लेके और बातें लेके मैं सद्दत जी के पास जाता हूं, उन्हीं का जवाब ले लेता हूं। सद्दत जी, नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जहां पर देखिए चुनाव जीतते जा रहे हैं, कुछ जगह हारे भी, हिमाचल हारे, कर्नाटक हारे, पश्चिम बंगाल हारे, लेकिन अधिकतर जीतते जा रहे हैं। तो ये आप लाठी चला के कैसे जीत लेते हैं भाई? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है जो बताया केवल जी ने कि आप लाठी चला के जीत ले रहे हैं, और जैसा विजयन जी ने बताया कि तलवार चला के आप जीत ले रहे हैं। जी सद्दत जी। अजय जी, बड़े वरिष्ठ साथी यहाँ बैठे हैं और उनकी बात को गंभीरता से न ले तो उनके साथ अन्याय, लेकिन बातें ऐसी हैं जिनको गंभीरता से मैं तो क्या कोई भी नहीं लेगा। अब आपकी प्रश्न था कि इन लोगों को भाजपा को साथ लेंगे और विजेंद्र जी को इतना अहंकार होगा कि एक सीट का मालिक सारे हरियाणा को कैद कर और उसको उसका सत्ता के आसीन पर लेने का स्वप्न ले रहा है। तो वो भारतीय जनता पार्टी का तो कोई मकसद नहीं है कि वो एक पर जाए कि कितने पर जाए, कैसे जाए, तो मैंने पहले कह दिया था। लेकिन जहां तक बंदर के हाथ में तलवार की बात है, विजेंद्र जी, इस बंदर की तलवार ने जितने किसान विरोधी लोग थे उनको सबको सर धड़ से अलग किया, और अब तक 9 साल में 9100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिया।
ये हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट का और दुनिया के किसी भी राज्य का ये इतना बड़ा आंकड़ा आज तक नहीं आया होगा। इसलिए ऐसे बंदर के हाथ में तलवार बनी रहे, ये हरियाणा की जनता चाहती है। और केवल बड़ी बात कह दी है सदगत जी ने बड़ी बात कह दी है कि ऐसे बंदर के हाथ में तलवार जनता चाहती है, इसीलिए वो लाठी और तलवार के बाद भी जिता रही है। जी से ब्रिजेन जी, जो केवल ढेंगड़ा जी कह रहे थे, मैं बोलूं कि कौन सा ऐसा वर्ग है, एक सेकंड शास्त्री जी पूरी बात कर ले, बात पूरी कर ले। जी शास्त्री जी। जी हाँ, केवल ढेंगड़ा जी कह रहे थे कि किस वर्ग के ऊपर लाठी नहीं चली। हर शासन के दौरान कोई ना कोई आंदोलन सदा होता आया है। हरियाणा की भाजपा सरकार को छोड़कर ऐसी कोई सरकार नहीं है जो ये दावा कर सके कि हमारे समय में आंदोलन हो, उसके ऊपर गोलियां नहीं चली। और गोलियां हवाई फायर नहीं, सीधे लोगों के सर छाती के ऊपर न लगी हो। कोई यहाँ बैठने वाला इन लोग या कांग्रेस का प्रवक्ता इस बात की गारंटी नहीं ले सकता। इसके बाद यदि हम सर आम आदमी पार्टी कह रही है तो कांग्रेस के शास्त्री जी आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारे अरविंद केजरीवाल से आप डर गए। हाँ, मैं आ रहा हूँ। इनको तो मैं तीसरे नंबर पर लेता हूँ ना। जब कांग्रेस के हर स्तर का व्यक्ति अपने आंदोलनों के माध्यम से कांग्रेस को सपोर्ट करने की बात हो, चाहे पहलवानों की हो, चाहे जाट आरक्षण की बात हो, और चाहे किसी भी प्रकार के हो, उन सब के अंदर कांग्रेस के लोग और कांग्रेस की उसकी छाया, क्योंकि कांग्रेस को इतनी बदनाम हो चुकी कि कांग्रेस के नाम से हरियाणा क्या दुनिया देश के अंदर कोई व्यक्ति खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। अब आई बात आम आदमी पार्टी। आप ये बताइए अजय जी, केजरीवाल को कौन देखने आ सकता है? जिस केजरीवाल का हरियाणा या पंजाब में अस्तित्व ही हरियाणा के विरोध पर खड़ा है, हरियाणा को गालियां दे दे के, हरियाणा के हितों पर दाग का डाल डालकर, कसमें खाकर, हाथ में पानी लेकर, कसम लेकर जो आदमी पंजाब में वोट लेता है, वो हरियाणा की राजनीति में राजनीति करेगा क्या? हरियाणा की जनता उसको माफ करेगी? आज यदि पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है, चाहे वो राष्ट्र विरोधी बातें हो, चाहे हरियाणा के विरोध की जो बात हो, चंडीगढ़ के हित की बात हो, चंडीगढ़ के अंदर चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, उन तमाम मुद्दों में हरियाणा को पीछे धकेलने का काम केवल और केवल आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार करती है। चलिए, और मैं तो कहना चाहूंगा राकेश जी, यदि राजनीति करनी हो, चलिए शास्त्री जी समय की सीमा है आपकी, उनसे बात करो। और वो हरियाणा के विरोध की राजनीति करने वाले लोगों को कभी सत्ता के किनारे भी नहीं आने देंगे लोग। चलिए, शास्त्री जी ने कहा कि जो हरियाणा के विरोध की बात करेगा, जो हरियाणा के उसकी बात करेगा, उसके हितों से खेलेगा, उसको कभी वहां की जनता नहीं आने देगी। विजयन जी, हरियाणा के हित की बात हो रही है, तो जब हित की बात हो रही तो क्यों नहीं चले जाते? भाजपा के साथ चले जाइए, इन्हें लोग साथ चले जाइए, जेजेपी के साथ चले जाइए, आपके साथ चले जाइए, आप है मजबूत जी। नहीं बिल्कुल नहीं अजय जी। देखिए, ये तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सत्यव्रत शास्त्री समेत, बड़े भाषणवीर हैं। ये बड़े बड़े भाषणवीर हैं, बड़े बड़े जुमले फेंकने में ये माहिर भी है। आप ये कहते हैं कि जनता के हित की हम बात करते, क्या हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर आ गया है? ये युवाओं के हित की बात है? मैं तो समझता हूं हित की बात नहीं। अगर ये इसको हित की बात मानते तो इनका धर्म इनके पास है भाई। हम तो इसको अहित मानते हैं हरियाणा का। यदि हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम पे है तो ये हित मानते हैं इसको, तो ये माने, हम तो नहीं मानते, हम तो अहित मानते हैं। सामाजिक सुरक्षा में पीएमओ ऑफिस के द्वारा बताए गए आंकड़ा अनुसार हरियाणा सामाजिक असुरक्षा में नंबर 1 पर है। पीएमओ ऑफिस ने आंकड़ा दिया है, लेटेस्ट आंकड़े हैं। इसको ये हरियाणा का हित मानते, हरियाणा की जनता का हित मानते। कोई कहीं कटे, कोई कहीं मरे, और तो ये माने, हम तो नहीं मानते, हम तो इसको भी अहित मानते हैं। और इसी प्रकार से अगर सरपंचों को चंडीगढ़ बुला करके पीटा जाए, इसको ये भला मानते हैं तो माने भाई, हम तो नहीं मानते, इसको भी भला नहीं मानते। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं दूसरा डायरेक्ट सत्यव्रत शास्त्री जी की बात पर आता हूं। इन्होंने कहा कि एक सीट लेकर के अहंकार में है।
हम अहंकार में बिल्कुल नहीं है शास्त्री जी, हम स्वाभिमान में हैं कि हमारे को इतने हालात के बाद बेशक हमारे को एक सीट मिली, लेकिन हमारी वो एक सीट इतनी मजबूत है कि वो आपके 56 को हिला देती है। चलिए, वो 56 को हिला देती, बड़ी बात कह दी कि एक सीट एक अकेला को हिला देते हैं, उनको जवाब नहीं आता, वो उसके जवाब नहीं दे पाते। एक अकेला सब पर भारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे कहते हैं। 5 सेकंड अजय जी, 5 सेकंड। दूसरी बात इन्होंने कही, मैं इन्हीं का जवाब दे रहा हूं। इन्होंने कहा कि आंदोलन होते हैं तित्रबत्त करने के लिए, सभी सरकारों में गोलियां चलती, सही है, लाठीचार्ज करना पड़ जाता है, हवाई फायर भी करने पड़ जाते हैं, लेकिन सत्यव्रत शास्त्री जी एक हाथ या छाती पर रखिए अपने हृदय के ऊपर और बोलिए कि रोहतक में 2016 में सीधी गोली मारने का आदेश दिया कि नहीं दिया? पंचकुला में सीधी गोली मारने का आदेश दिया कि नहीं दिया? एक मृतक की कमर में गोली लगी हुई दिखा दो, पोस्टमार्टम में मेरे को दिखा दो कि इसके कमर में गोली लगने से मरा है। सभी की छाती में गोली लगी है, बाकी किसी सरकार ने डायरेक्ट फायर का आदेश नहीं दिया, हवाई फायर के तो आदेश दिए जाते हैं, लेकिन आपकी सरकार ने डायरेक्ट एक भी 32 वहां मरे, 42 यहां मरे, किसी का भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में दिखा दो उसको पैर में गोली लगने से मरा हो, चलिए इसके अलावा लगने से मरा हो, छाती में लगने से मरे हैं। एक और बाबा के मामले में भी गोली चली थी, एक और बाबा के मामले में भी गोली चली थी, 3 घटनाएं हैं। चलिए छोड़िए, केवल जी सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा के हित की बात है। सद्दत जी कह रहे हैं हरियाणा के हित में हम सब कुछ चलाएंगे। आप देखिए, उन्होंने जो बातें कही उस स्थिति में आप कैसे इन चीजों को करेंगे, क्योंकि इन्हें लोग तो कह रहे हैं कि नहीं हम ऐसे नहीं, वो जोड़ने की बात कर रहे हैं। आप कहां पर जी? देखिए, हरियाणा के युवा मांगे रोजगार, ये कराएं उनको इंतजार, फिर जो खुद के ही मन की बात करें ये, और जो गरीब आदमी है आपने कितनों को नौकरी दी थी? आपने कितनों को नौकरी दी थी? सुनिए, हमने करीबन 1.5 लाख सरकारी नौकरी दी थी, और उसके बाद हमने जो बाकी की नौकरियां दी, जिस तरह से HSIDC बनाई हमने, वो पूरे हरियाणा के अंदर HSIDC का विस्तार किया, उसमें इंडस्ट्री बढ़ी, जिससे क्या हुआ, लोगों को इंडस्ट्री से प्राइवेट रोजगार मिला। इन्होंने 1 इंच भी इंडस्ट्री HSIDC बढ़ाई है कहीं, कोई लगाई है तो बताएं। हमने मेट्रो लगाई, जिससे लोगों का आना जाना सब सुविधा हो, NCR पूरा स्वच्छ हो, बड़ा हो, बढ़िया हो। इन्होंने क्या 1 इंच मेट्रो लगाई? हमने 4 बिजली के प्लांट लगाए। उसमें क्या है कि हरियाणा में सिर्फ 1400 मेगावाट की बिजली बनती थी जब हमारी सरकार आई थी। जब हम गए थे तो 10,000 मेगावाट बिजली बन रही थी। तो इन्होंने क्या एक मेगावाट का भी कोई प्लांट लगाया? हमने कितने सड़कों के बड़े बड़े विस्तार किए, बड़े बड़े यूनिट लगाए, इन्होंने कोई लगाया एक भी? हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कितने सारे, पंचकुला से शुरू करें और दक्षिण हरियाणा तक, और दक्षिण हरियाणा से शुरू करें और सिरसा तक और जींद तक, सभी जगह पे हमने शिक्षा संस्थान लगाए, इतनी यूनिवर्सिटियां, इतने कॉलेज, इतने मेडिकल कॉलेज, इन्होंने कोई एक भी लगाया? हमने जब काम किए हैं तो उस काम की वैल्यू से ही हरियाणा का बजट बढ़ा है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने काम तो सर तब भी जनता ने आपको हरा दिया था। हालात खराब है प्रदेश के। सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं इनका कंपैरिजन बता रहा हूँ। लोग जो है उसी राज को फिर देख रहे हैं। इन्होंने उन 5000 स्कूलों को करीबन बंद कर दिया 9 साल के अंदर। जो हमने स्कूल बढ़ाए थे, जो स्कूल बनाए थे, जिनको इंस्टीट्यूशन में लाया था, उन इंस्टीट्यूशनों को बंद कर दिया इन लोगों ने। हमने कहा था कि अब जो आप लोग आए हो तो 500-400 रुपए का सिलेंडर है, ये बड़े बड़े नारे देते थे, सिलेंडर हाथ में बजाते थे, वो सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया। हम उसको दोबारा 500 रुपए में अपनी स्टेटों में कर रहे हैं। जब हमारी टाइम आएगा हम हरियाणा के अंदर भी 500 रुपए का सिलेंडर कर देंगे। हम OPS दोबारा लॉन्च कर देंगे। हम 6000 रुपए बुजुर्ग पेंशन दे देंगे। जिस समय हमारा टाइम आएगा तभी देंगे ना। लेकिन आज जो हालात, चलिए जब आपका टाइम आएगा तब देंगे, लेकिन टाइम जनता देगी। जी बस अभी थोड़ा टाइम रह गया, आएगा, इलेक्शन आ रहा है नजदीक जी। चलिए जब आएगा तो देखेंगे। टाइम जा रहा है, कांग्रेस आ रही है जी, ये जा रहे हैं और कांग्रेस आ रही। JJP, आपके पास में लोक निर्माण भी है, इंडस्ट्री भी है, सब कुछ है। साहब इनकी शिकायत है
उसके जवाब दे दीजिए। मैं इनकी शिकायत में सबसे पहले आता हूँ ढींगरा जी की, जिन्होंने कहा ये पंचकुला में है। मेरे भाई, जो रायपुर रानी में इंडस्ट्री लगी है वो क्या आपके 2009 में लगा गए थे आप? जो रायपुर रानी आपके नजदीक है, रास्ते पे 10 किलोमीटर भी दूर है आपसे सिर्फ। कितनी बरवाला के अंदर कितनी इंडस्ट्री आई है, वो आप छोड़ कर गए थे यहाँ पे। मानेसर में प्लांट लगने, अरे मैं आपकी सुनी है ना मैंने। अरे सुन ढींगरा लीजिए, साहब, मुख्य ढींगरा साहब, प्रवक्ता हो आप, सुन अरे लीजिए, मुख्य प्रवक्ता हो आप, सुनिए सर सुनिए सुन लीजिए। सुनिए, मुख्य प्रवक्ता हो आप, अब सुनते नहीं ना। एक आईना दिखाना होता है सर सुन अजय जी, लीजिए, अजय जी, सर एक सुन आईना लीजिए। दिखाना होता है। मैं ढींगरा साहब की एक बात से सहमत हूँ, एक बात से इनकी मैं सहमत हूँ। इन्होंने कहा कि हम हरियाणा में भी वैसा कुछ करें। आज आप लगा लीजिए, इनकी जो सरकार है वो राजस्थान में भी है इनकी सरकार, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी है, अलायंस में भी ये चल रहे हैं। क्या जो पेट्रोल के और डीजल के दाम है वो हरियाणा से कम कर रखे हैं इन्होंने वहां पर? क्या जो एमएसपी पे फसलें खरीदी जाती हैं ये हरियाणा से बेटर रेट देने हैं वहां पे? क्या पेंशन, अब सुनिए तो साहब, फैक्ट है, जो पेंशन हरियाणा सबसे ज्यादा दे रहा है पूरे देश में, क्या आप अपने शासित राज्यों में वो पेंशन दे रहे हैं? अरे मैं क्या कह रहा, आप अपने शासन में वो पेंशन दे रहे हैं? मैंने 3 चीजें मोटी मोटी बताई। इसके अंदर जो पेट्रोल और डीजल है बाहर की कंट्रियों में सस्ता बेच रहे हो। अरे सुनिए साहब, हरियाणा में आपके राजस्थान से कम है, आप हरियाणा में बात करेंगे, आप कम लेकर आइए, आप एमएसपी दीजिए अपने किसानों को वहां, आप पेंशन दीजिए। भाग जी का कहना है, चूंकि समय की सीमा है, भाग जी खड़े होते आप, मैं राकेश जी के पास जाऊंगा। राकेश जी, सुबह सरकार टूटी मिले और सुबह मुख्यमंत्री, चलिए भाग जी छोड़िए, इतना कुछ छोड़िए। एक लाइन में ये कि रायपुर रानी जाके ये देखाएं। चलिए राकेश जी, जिस तरह की स्थितियां रायपुर रानी की, इन्होंने नहीं किया। अच्छा चलिए, तो बनाया उन्होंने? नहीं कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं किया 2009 में, कुछ नहीं, फाइलों में पड़ा, कागजों में घोषणाएं, चलिए घोषणा। राकेश जी के पास, राकेश जी, जिस तरह की सारी उपलब्धियां बताई भारतीय जनता पार्टी ने, जितना काम किया है, क्या आपके यहाँ कहीं उतना काम हुआ है? जी, बीजेपी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि मैं आम आदमी पार्टी को तीसरे नंबर पे मानता हूं। मैं शास्त्री जी को बताना चाहता हूं कि इसी तीसरे नंबर की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे थपेड़ा मार के दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई। इसी आम आदमी पार्टी ने 1 से 1.5 साल आपने दिल्ली में नगर निगम के चुनाव लेट करा दिए, सारा तंत्र आपने लगा दिया, सारे मुख्यमंत्री आपने लगा दिए, परंतु आपको वहां भी मुंह की खानी पड़ी। इसी तीसरे नंबर की पार्टी ने पंजाब में आपके प्रधानमंत्री जी ने घर घर जाके वोट मांगी, गृह मंत्री ने मांगी, सारे मंत्रियों को लगा दिए, वहां आपको मुंह की खानी पड़ी। गुजरात में इसी 3 नंबर की पार्टी ने 42.5 लाख वोट ली, और इसी 3 नंबर पार्टी ने, जिसे आप 30 नंबर की गिनते हो, ये हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि आज ऐसे हालात हो गए कि आप खुद हरियाणा में तीसरे नंबर पे आ जाओगे। जो आपके हालात है, हरियाणा को दिया क्या है आपने? हरियाणा में किसान परेशान, हरियाणा में ये बात तो कह चुके हैं, सभी लोग कह चुके हैं। और दूसरी एक बात बताना चाहता हूं, पहले जिस प्रधानमंत्री के ऊपर, पहले सुन ले, मैं आपके बीच में नहीं बोला, पहले सुनो। जिस प्रधानमंत्री की आप बात कर रहे हो, 15 राज्य आपके हाथ से चले गए, दिल्ली चली गई, पंजाब चली गई, सारे राज्य चले गए। अब भारतीय जनता पार्टी के जो पोलती, जो भ्रष्टाचार आपने देश में किए, जो हरियाणा को आपने लिया, आप हरियाणा में बेरोजगारी में 1 नंबर में ले गए, तो आज हरियाणा में और देश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और ये तीसरे नंबर की पार्टी अरविंद के जी, मुझे लगता है उनका कनेक्शन कट गया है। सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं कि ये तीसरे नंबर की पार्टी पता नहीं क्या करने जा रही है, लेकिन जो स्थितियां हैं, कुछ काम हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, ये सत्य है। कुछ चीजें कहीं जाती हो जाती है, कहीं कमजोर होता है, लेकिन सरकार चलाने के एक नियम होते हैं। निश्चित रूप से टक्कर का विषय है, तमाम पार्टियों को एक दूसरे के साथ आना पड़ेगा, तमाम को एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, लेकिन मूल लड़ाई, जैसा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, राष्ट्रीय स्तर की स्थिति में यदि होती है, चीजें होती हैं, तो कांग्रेस और भाजपा में हो रही है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कही। तो ऐसी स्थिति में यह रोचक लड़ाई हो जाती है। क्या नतीजे होंगे, आने वाला चुनाव बताएगा। इसके साथ चर्चा समाप्त करता हूं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।